नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। दोस्तों, आज है 30 मार्च 2024 और एक दिन बाद आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 समाप्त हो जाएगा। पर सेक्शन 43 BH फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल हो चुका है। और अगर अभी तक आपको सेक्शन 43 BH के बारे में कुछ भी नहीं पता, या आपको सेक्शन 43 BH के बारे में तो पता है पर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। साथ के साथ सेक्शन 43 BH की आपको वर्किंग कैसे करनी है उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो सेक्शन 43B में एक नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है, क्लॉज H। उसको समझने से पहले अगर हम सेक्शन 43B को समझेंगे तो हमारे लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि सेक्शन 43B क्या है, फिर देन हम समझेंगे सेक्शन 43BH क्या है। तो सेक्शन 43B कहता है कि आप एक्सपेंस को तभी क्लेम कर सकते हो जब आप उसका एक्चुअली पेमेंट करोगे। सर, अभी तक तो हमें इस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था, और जितना हल्ला सेक्शन 43BH का है उतना हल्ला सेक्शन 43B का नहीं था। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि सेक्शन 43B भी यही कहता है कि आप पेमेंट एक्सपेंस को तभी क्लेम करोगे जब आप उसका एक्चुअली पेमेंट कर दोगे। पर यहाँ पे जो टाइम लिमिट दी गई है वो थोड़ी ज्यादा है। वो टाइम लिमिट क्या है? आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट या जिस दिन आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक आपका उन एक्सपेंस का पेमेंट हो जाना चाहिए जो कि बेसिकली आप उस आईटीआर में क्लेम कर रहे हो। अगर उन एक्सपेंस का पेमेंट नहीं करोगे तो आपका ऑडिटर इसको डिसअलाउ कर देगा। जनरली अकाउंटेंट को सेक्शन 43B के बारे में नहीं पता था, जो एक्सपीरियंस उनको पता होगा, बट जनरली अकाउंटेंट को सेक्शन 43B के बारे में नहीं पता था, क्योंकि इसमें उनकी वर्किंग कोई बहुत ज्यादा नहीं होती थी। ये बेसिकली ऑडिटर इसके ऊपर वर्किंग करता था। और चूंकि एक सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता था आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट या जिस दिन आप आईटीआर फाइल करो, दोनों में से जो भी पहले होगा, तो लगभग 3-4-5 महीने का आपको समय मिल जाता था। तो ऐसा इसका कोई भी हल्ला नहीं था। सेक्शन 43BH भी यही बात कहता है कि आप एक्सपेंस को तभी क्लेम करोगे जब आप उसका एक्चुअली पेमेंट कर दोगे। बट यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात है, यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है वो है बेसिकली टाइम लिमिट। सेक्शन 43BH जो डिजाइन किया गया है वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए किया गया है। आप माइक्रो एंड स्मॉल है उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपका सप्लायर अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, वो एमएसएमई में रजिस्टर है और वो ट्रेडर नहीं है, तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है तो। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती है तो सेक्शन 43BH आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 43B क्या कहता है? सेक्शन 43B कहता है कि भैया आप एक्सपेंस को तभी क्लेम करोगे जब आप उसका एक्चुअल पेमेंट करोगे। सेक्शन 43BH क्या कहता है? वो भी यही कहता है कि आप एक्सपेंस को तभी क्लेम कर सकते हो जब आप उसका एक्चुअली पेमेंट कर दोगे। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर केवल इतना है, सेक्शन 43B के अंदर जो आपको टाइम लिमिट मिलती है वो थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, बट सेक्शन 43BH के अंदर जो आपको टाइम लिमिट मिलती है वो एज पर एमएसएमई एक्ट मिलती है। 15 डेज अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, 45 डेज अगर एग्रीमेंट है। यहां पर जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है, आपका एमएसएमई में रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। अगर आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती है तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। डिटेल में चर्चा इसके बारे में आगे करने वाले हैं। तो अब समझते हैं कि सर ये एप्लीकेबल कब है। ये जो है फाइनेंशियल 23-24 से एप्लीकेबल है, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 से सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। आपका ऑडिटर इस चीज को चेक करेगा कि ऐसे कौन से क्रेडिटर हैं जो कि एमएसएमई के अंदर रजिस्टर है और जिनका आपने पेमेंट टाइमली नहीं किया है। अगर वो पेमेंट आपने टाइमली नहीं किया होगा और आपने उनसे जो भी परचेस की होगी वो आपको प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी तो आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, और जिस फाइनेंशियल में आप उसका पेमेंट करोगे उस फाइनेंशियल में आप उस एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हो। तो बड़ा ही पेचीदा सा मामला है, तो उसके लिए वर्किंग करनी तो भैया बनती है। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो टर्निंग पॉइंट है, वो है भैया पेमेंट की डेट। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली 43BH जो डिजाइन किया गया है वो बेसिकली एमएसएमई सप्लायर के लिए किया गया है। अगर आपका सप्लायर एमएसएमई के अंदर रजिस्टर है और आप दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट है तो आपको मैक्सिमम 45 डेज का समय मिलेगा। चाहे आपका एग्रीमेंट 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो समय मिलेगा वो मैक्सिमम 45 डेज का, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको समय मिलेगा 15 दिन का। अब ये समय की कैलकुलेशन कैसे करनी है और एमएसएमई की वर्किंग कैसे करनी है, ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि मेरा एमएसएमई में रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। अगर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया मैं एमएसएमई में रजिस्टर हूँ तो एप्लीकेबल होगा, या मैं एमएसएमई रजिस्टर नहीं हूँ तो एप्लीकेबल। कंफ्यूज नहीं होना, आप एमएसएमई में रजिस्टर हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है तो आपके ऊपर फर्क पड़ता है।
तो आपको इन चीजों के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं सर आगे की तरफ। एमएसएमई के अंदर जो बेसिकली एंटरप्राइज का मतलब है वो है मैन्युफैक्चरर या सर्विस सेक्टर वाला। अगर आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट है, ऑडिट होती है, पर सामने वाला जो एमएसएमई में रजिस्टर है वो ट्रेडर है, तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि एंटरप्राइज का जो मीनिंग है बेसिकली एमएसएमई एक्ट के अंदर वो है मैन्युफैक्चर एंटरप्राइजेस या कोई भी एंटरप्राइजेस जो सर्विस को रेंडर कर रहा है, सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। ये जो सेक्शन है बेसिकली अगर आपका सप्लायर माइक्रो एंड स्मॉल है तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आपका सप्लायर मीडियम है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। माइक्रो स्मॉल और मीडियम के जो टर्नओवर की जो लिमिट जो डिफाइन किया है एमएसएमई एक्ट के अंदर वो कुछ इस प्रकार है। माइक्रो का मतलब है कि अगर आपके सप्लायर का टर्नओवर मैक्सिमम 5 CR है, 5 CR से ज्यादा नहीं है, और स्मॉल का मतलब अगर आपके सप्लायर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है तो ही ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर आपका सप्लायर मीडियम है मतलब उसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक का है तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एंटरप्राइज का मतलब हुआ कि सामने वाला मैन्युफैक्चर है या सर्विस को प्रोवाइड करता है, एंड सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल तभी होगा जब सामने वाला मतलब सप्लायर आपका जिससे आप सर्विस या गुड्स को परचेज करे हो वो माइक्रो एंड स्मॉल है। मतलब माइक्रो का मतलब अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है, स्मॉल का मतलब अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है। अब ये सेक्शन एप्लीकेबल किसके ऊपर, जैसा कि मैंने बताया सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है तो आपके क्रेडिटर में जो भी एमएसएमई में रजिस्टर है और वो मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको उसका टाइमली पेमेंट कर देना है। तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है। और किन कंडीशन में आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ये कुछ कंडीशन आपके सामने जिसके ऊपर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली कंडीशन, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है बट आपका जो सप्लायर है वो एमएसएमई में रजिस्टर ही नहीं है तो आपके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर दूसरा पॉइंट, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है और आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है पर वो मीडियम एंटरप्राइजेस है, माइक्रो एंड स्मॉल नहीं है, तो भी आपको ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है, आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है बट वो ट्रेडर है, वो मैन्युफैक्चरर सर्विस सेक्टर वाला नहीं है, तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है, आपका सप्लायर ट्रेडर भी नहीं है, आपका सप्लायर मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइड कराता है, आपका सप्लायर माइक्रो एंड स्मॉल है, पर ये सब कुछ होने के बाद भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट नहीं कराते हो। मतलब आप ITR 4 मतलब सेक्शन 44 AD ADA के अंदर रिटर्न को फाइल करते हो, मतलब आप प्रिजम्पटिव बेस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो सारी कंडीशन फुलफिल होने पर भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई होप यहां तक के मेन पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंडीशन आपके सामने क्लियर हो चुकी है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट अगर ऑडिट होती है तभी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और अगर आपका सामने वाला एमएसएमई में रजिस्टर है, माइक्रो एंड स्मॉल है और मैन्युफैक्चरर सर्विस सेक्टर है तभी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब मेन मुद्दे की बात ये आती है कि सर इसकी वर्किंग कैसे कर रही है, इसकी वर्किंग कैसे करनी है। तो भैया अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे आपका काम चल रहा है वैसे आप चलाओ। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है तो फटाफट से भैया बिना किसी देरी के सन्डी क्रेडिटर को आप निकाल लो। जिन जिन से आपने गुड्स या सर्विस को परचेज किया है वो वाली लिस्ट, सन्डी क्रेडिटर वाली आप लिस्ट जो है उसको निकाल लो, और उसमें ये चेक करो कि कौन उसके अंदर रजिस्टर है और कौन उसके अंदर रजिस्टर नहीं है। तो उसके लिए आप एक कंफर्मेशन लेटर अपने सप्लायर को भेज सकते हो, ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, स्क्रीन आपके सामने, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको लेटर मिल जाएगा। इस कंफर्मेशन लेटर के अंदर क्या होगा कि आपका सप्लायर बताएगा कि भैया वो एमएसएमई में रजिस्टर है या नहीं है। अगर है तो इसमें से माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, इसके ऊपर टिक करेगा और अपना एमएसएमई नंबर लिखेगा। अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर नहीं है तो फिर सेकंड नंबर वाले पॉइंट के ऊपर टिक कर देगा। तो आपका सप्लायर इस कंफर्मेशन लेटर के थ्रू आपको पता लग जाएगा। जब आपने जो संडी कैटर की लिस्ट निकाली है, अब चूंकि समय कम है, आज 30 तारीख हो चुकी है, 30 और 31 2 दिन का समय, लेटर वेटर का तो अब काम हो नहीं पाएगा। सीधा सा फोन करो भैया और सामने वाले से पूछो कि आप एमएसएमई में रजिस्टर हो। अगर रजिस्टर वो है तो उसका एमएसएमई नंबर ले लो, अगर वो रजिस्टर नहीं है तो जो संडी कैटर की आपने जो लिस्ट निकाली है जो आपकी लाइबिलिटी है उसमें से उन लोगों को बाहर कर दो जो कि उसके अंदर रजिस्टर नहीं है, जो एमएसएमई में रजिस्टर है। अब जो एमएसएमई में रजिस्टर है और जिन्होंने आपको अपना एमएसएमई नंबर दिया है उसको आप इस लिंक के थ्रू चेक करो। ये लिंक जो है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने संडी क्रेडिटर की लिस्ट निकालनी है। सबसे पहला काम ये कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है कि नहीं होती है।
अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है तो दूसरा काम आपको सिंडिकेटर की लिस्ट निकालनी है। सिंडिकेटर की लिस्ट निकालने के बाद आपको फोन करके पूछना है आप एमएसएमई में रजिस्टर हो या नहीं हो। अगर सामने वाला पार्टी एमएसएमई में रजिस्टर नहीं है तो उन लोगों को उस लिस्ट में से बाहर कर दो। अगर सामने वाला एमएसएमई में रजिस्टर है तो उससे एमएसएमई नंबर ले लो। एमएसएमई नंबर लेने के बाद इस लिंक पे क्लिक करो और उसके एमएसएमई नंबर को चेक करो कि वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, मैन्युफैक्चर है, सर्विस सेक्टर है या ट्रेडर है। अगर वो मीडियम है और ट्रेडर है तो उन लोगों को भी उस लिस्ट में से बाहर कर दो। तो इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट को फिल्टर करना है। अगर आपका सिंडिकेटर जो आपके सप्लायर है अगर वो मीडियम है या ट्रेडर है तो लिस्ट में से बाहर कर दो। अब कौन बचा आपके पास? अब आपके पास वो लोग बचे, वो सप्लायर बचे जो एमएसएमई में रजिस्टर है एंड वो माइक्रो एंड स्मॉल है। तो अब उनके पेमेंट का आपको क्या करना है? तो उसकी बड़ी बढ़िया सी कहानी आपके सामने लेके आ गया हूं। अगर आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है, माइक्रो एंड स्मॉल है, मैन्युफैक्चर सर्विस सेक्टर है और उसका नाम आपकी सिंडिकेटर लिस्ट में है, तो आप ये देखो कि भैया आपने अगर उससे फाइनेंशियल 23-24 में गुड्स को परचेज करा है और आप उसका पेमेंट फाइनेंशियल 23-24 में ही कर देते हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उस एक्सपेंस को फाइनेंशियल 23-24 में ही क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने मान लो 1/4/2023 को किसी सप्लायर से गुड्स को परचेज करा था, वो एमएसएमई में रजिस्टर है और आप उसका पेमेंट 31/3/2024 को कर रहे हो, मतलब लगभग 1 साल के अंदर आप उसका पेमेंट कर रहे हो। तो क्या वो 15-45 दिन वाली बात यहाँ पे एप्लीकेबल होगी? नहीं, क्योंकि आपका एक्सपेंस कब का है? आपका एक्सपेंस है फाइनेंशियल 23-24 का। आपने पेमेंट कब करा है? आपने पेमेंट करा फाइनेंशियल 23-24 में। आप क्लेम कब कर सकते हो? आप क्लेम कर सकते हो फाइनेंशियल 23-24 में। कहने का मतलब है अगर आपका इनवॉइस 1/4/23 से लेके 15/2/2024 तक के बीच का है, अगर आपका इनवॉइस 1/4/2023 से लेके 15/2/2024 के बीच तक का है और आपने उसका पेमेंट 31/3/2024 तक कर दिया तो आप उसको क्लेम भी 23-24 में करोगे। बड़ी सिंपल सी भाषा में समझो, अगर आपका एक्सपेंस 23-24 का है, आपने बुक 23-24 में कर दिया और आपने पेमेंट 23-24 में कर दिया तो आपको कोई भी पेमेंट डेज को देखने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्लेम भी 23-24 में कर लोगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 43B 43BH ये बताता है कि आप एक्सपेंस को तभी क्लेम करोगे जब आप उसका पेमेंट करोगे। तो अगर आपने एक्सपेंस बुक करा 23-24 में, पेमेंट करा 23-24 में, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप उस एक्सपेंस को क्लेम भी 23-24 में कर सकते हो। अब मुद्दा जो है वो फंसता कहां पे है? वो मुद्दा फंसता यहाँ पे है कि अगर आपने फाइनेंशियल 23-24 में एक्सपेंस को बुक करा बट उसका पेमेंट आप 24-25 में कर रहे हो, आपने फाइनेंशियल 23-24 को एक्सपेंस बुक करा और आप उसका पेमेंट जो है वो 23-24 के अंदर कर रहे हो। फाइनेंशियल 23-24 में आपने एक्सपेंस बुक करा, उसका पेमेंट आप 24-25 में कर रहे हो और वो पेमेंट आप अगर विद इन ड्यू डेट विद इन टाइम लिमिट कर रहे हो तो आप उसका एक्सपेंस 23-24 में ही क्लेम कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं द्वारा से। मान लो मैंने फाइनेंशियल 23-24 का मेरा खर्चा है, मान लो मेरा खर्चा है भाई साहब 15/2/2024 का, 16/2/2024 का है, ठीक है। और मेरे और सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट था, मतलब मुझे 45 डेज का समय मिलेगा और मैंने साहब इसका पेमेंट कर दिया 1/4/2024 को। कब करा भैया? 1/4/2024 को मैंने इसका पेमेंट कर दिया। तो मैंने खर्चा बुक करा 23-24 में, पेमेंट करा 24-25 में, तो एक्सपेंस मेरे को कब क्लेम होगा? 23-24 में, क्योंकि मैंने विद इन टाइम लिमिट पेमेंट कर दिया। अगर आप विद इन टाइम लिमिट पेमेंट नहीं करते हो, 2 फाइनेंशियल बीच में आ जाते हैं, तो आप उसका एक्सपेंस तभी क्लेम करोगे जब आपने उसका पेमेंट करा है, जब आपने उसका पेमेंट करा है। और इसको आसान सी भाषा में समझते हैं, 23-24 में एक्सपेंस बुक करा, 23-24 में पेमेंट कर दिया, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इसके बारे में। पर जहां पे 2 फाइनेंशियल की बात आ जाएगी, खर्चा बुक करा 23-24 में, पेमेंट कर रहे हो 24-25 में, वहां पे सेक्शन में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। खर्चा बुक करा 23-24 में, पेमेंट कर रहे हो 24-25 में और विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं कर रहे हो। ड्यू डेट का मतलब 15 दिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, 45 डेज अगर एग्रीमेंट है, तो जब आपके 2 फाइनेंशियल की बात होगी तब आप दिक्कत में आओगे। अगर आपने खर्चा बुक करा 23-24 में, पेमेंट कर रहे हो 24-25 को, तो आपके लिए दिक्कत है। अगर वो विद इन टाइम लिमिट है तो आप पेमेंट 24-25 को करें तो भी 23-24 में क्लेम कर सकते हो। अगर वो बियॉन्ड टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट के बाद उसका पेमेंट आप कर रहे हो, तो फिर आप वो 24-25 में ही आप उसको क्लेम करोगे। सो आई होप अब इस सेक्शन को लेकर आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है और आपका सप्लायर जो है वो एमएसएमई में रजिस्टर है और वो कोई ट्रेडर नहीं है, वो मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं है, वो माइक्रो है या स्मॉल है या मैन्युफैक्चर या सर्विस सेक्टर, तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर आपके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है और आपने 23-24 में खर्चा बुक करा, 23-24 में पेमेंट कर दिया, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेंशन वहां पे है जब आप खर्चा 23-24 में बुक कर रहे हो, पेमेंट 24-25 में कर रहे हो, तो वहां पे दिक्कत की बात है। अगर बियॉन्ड टाइम लिमिट पेमेंट कर रहे हो तो 24-25 में एक्सपेंस को क्लेम करोगे, अगर विद इन टाइम लिमिट पेमेंट कर रहे हो
तो उसको आप 23-24 में बुक करोगे। अब यहाँ जो मुद्दे की बात आती है कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री कैसे करनी है, तो उसके लिए अगली वीडियो का इंतजार करो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी कि आप इस एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि भैया अगर मान लो मैंने खर्चा 23-24 में बुक करा था और मैंने 24-25 में उसका पेमेंट करा और विद इन टाइम लिमिट पेमेंट नहीं करा, तो अब वो एक्सपेंस मेरा प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी मुझे एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी दिक्कत है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं आपसे सर नेक्स्ट प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।